नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? आप सबके सब ठीक ठाक है? दोस्तों, अब बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में हम सब ने एक टॉपिक किया है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के अंदर ही एक टॉपिक आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। मैंने आपके साथ हमेशा क्लास में डिस्कस किया कि एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, क्या रीज़न है। आप सबको याद होगा, मैंने आपको मिस्टर पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये मेरा टॉपिक बनाया था एडिशनल डेप्रिसिएशन का। तो मैंने आपको हमेशा चिदम्बरम साहब की स्टोरी सुनाई है कि चिदम्बरम साहब ने एडिशनल डेप्रिसिएशन का टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस किया, ऐसे क्या सरकमस्टांसेस थे जब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, और जो शर्तें जो कंडीशंस इस सेक्शन में लगाई गई हैं वो कंडीशंस भी क्यों लगाई गई हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे आज के इस सेशन में वो सारी चीज़ें रिपीट करूँगा, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपको बम्पर ऑफर दे रहा है। बम्पर ऑफर कुछ इस प्रकार से है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट या आपके दोस्त यार कोई भी अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको एडिशनल 2 महीने का बेनिफिट और मिल रहा है। दैट मीन्स इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट फॉर 12 months you are getting the benefit for 14 months। इसी प्रकार से अगर आप 24 महीने के लिए अगर आप पेमेंट करते हैं, 2 साल के लिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मिलता है बेनिफिट एक्स्ट्रा 3 महीने का। दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ पेमेंट फॉर 24 months एंड यू आर गेटिंग द बेनिफिट फॉर 27 months। बहुत बड़ा बेनिफिट जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा कोड यूज करते हैं CA जोहर। मेरा कोड यूज कीजिएगा और मेरा कोड यूज करके आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। माय कोड इज CA जोहर। आप लोगों को ये वाली बात कई बार बताई गई है कोड के बारे में। सो माय कोड इज CA जोहर, इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है। और आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक एडिशनल डेप्रिसिएशन and Mr. P. Chidambaram की पूरी स्टोरी, and here it is for you people. Additional depreciation on plant and machinery सेक्शन लिखिएगा इसका सेक्शन है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2A एडिशनल डेप्रिसिएशन। आइए जरा इसका पहले बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड क्या है आप सबको याद होगा, शायद पता होगा, याद तो नहीं होगा, आप उस समय बड़े छोटे रहे होंगे, काफी यंग एज के रहे होंगे, आपको नहीं याद होगा। शायद उसके बाद अगर आपने कभी सुना हो, यूएसए का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, कह सकते हैं आप एक प्रकार से बैंक था, लेहमैन ब्रदर्स। और लेहमैन ब्रदर्स जो बैंक था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने से इनसॉल्वेंट हो गया, और इनसॉल्वेंट होने से फिर यूएसए के अंदर एक चेन स्टार्ट हो गई जहां पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद 8-10 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंकरप्ट हुए, जिसकी वजह से पूरे यूएसए के अंदर रिसेशन का दौर हुआ। अब यूएसए में रिसेशन आया तो देखते देखते यूरोपियन कंट्रीज में भी रिसेशन हुआ, चाइना में भी रिसेशन हुआ, इंडिया भी अछूता नहीं रहा। लेकिन हाँ, इंडिया फिर भी काफी हद तक बच गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर पैरेलल इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। व्हेन आई से पैरेलल इकोनॉमी, तो पैरेलल इकोनॉमी से हमारा मतलब है जहां पे ब्लैक मनी वाली मार्केट बड़ी स्ट्रांग है। हमारी जितना व्हाइट मनी का फ्लो चलता है जो हम लोग सरकार को डिस्क्लोज करते हैं, लगभग उतना ही हमारा वो वाला फ्लो भी होता है जो हम लोग सरकार को डिस्क्लोज नहीं करते, ब्लैक मनी होता है, और इसे पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। हाँ, ये बात काफी हद तक ठीक है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद, सरकार बनने के बाद ब्लैक मनी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी, और फिर जीएसटी और इनकम टैक्स में ऐसे अमेंडमेंट्स जिसकी वजह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ 2008, 2010, 2012, 2014, ये टाइम पीरियड था 5-7 सालों का, जब बहुत बुरी तरह रिसेशन छाया था पूरी इकोनॉमी के अंदर, और इंडिया में भी रिसेशन था। ये वो दौर था जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर वॉज पी चिदम्बरम।
तो चिदम्बरम साहब ने देखा था कि भाई रिसेशन आ रहा है, अब रिसेशन को कंट्रोल कैसे करें या उसे बीट कैसे करें। तो चिदम्बरम साहब को इस बात की समझ है कि साहब जब तक हैवी इंडस्ट्री की डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमी का रिसेशन खत्म नहीं होगा। दैट मीन्स सीमेंट इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़े, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड बढ़े, और ऐसी जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं यहां पे डिमांड बढ़े। और फिर साथ साथ में ये लोग खुद भी काफी कुछ काम करें, ये लोग खुद भी डिमांड जनरेट करें। तो इन्होंने चिदम्बरम साहब ने इन सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने की या इनको एक इंसेंटिव देने की कोशिश करी। अब देखो, हम एक बड़ा सिंपल सा ह्यूमन साइकोलॉजी है। रिसेशन का टाइम चल रहा है, मंदी का दौर है, जेब में पैसे बहुत कम हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि जेब में पैसे नहीं है, लेकिन कम है जेब में पैसे। तो अगर आपको कोई ये कह दे कि देखो यार ये तुम्हारा फोन है, इस फोन को अभी तुम रिपेयर करवा लो, रिपेयर करवा के तो ये फोन तुम्हारा भी 1 साल और चल जाएगा, और इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा बोले यार ये फोन आपका ऐसे ही है, छोड़ो उसको, रिपेयर क्या करवाना है, एक नया परचेज कर लो। तो आपके मन में एक बात सीधी सी आएगी, यार नया परचेज करूंगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा, और पुराने फोन को मैं रिपेयर करवा के भी 1 साल और चला लेता हूँ, 1 साल बाद देखूंगा मैंने क्या करना है। तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो और इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जेब में पैसे कम है, तो यू विल डेफिनेटली प्रेफर टू गो फॉर रिपेयर इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ न्यू मोबाइल फोन। ये एक न्यू नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन अगर आपको यह समझाया जाए कि नहीं साहब नया फोन लेना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, और साथ साथ अंदर उसके अंदर नया कैमरा भी मिलेगा आपको, हाई क्वालिटी का कैमरा है, हाई डेफिनेशन कैमरा है, 5G नेटवर्क उसके अंदर है, और इस प्रकार से तमाम चीज अगर आपको समझाई जाए और अगर आपको उस चीज का बेनिफिट दिखाई दे, तो फिर आप कहेंगे छोड़ यार रिपेयर क्या करवाना, नया ही परचेज कर ले, तो चाहे मेरा हाथ तंग है कोई बात नहीं। और अगर इसके ऊपर सरकार ये बोले आपको कि हम आपको नया एसेट परचेज करने पे एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देंगे, तो डेफिनेटली आप रिपेयर नहीं करवाएंगे, आप उसे रिप्लेस ही करेंगे। एंड हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। जब इकोनॉमी में रिसेशन था तो चिदम्बरम साहब ने सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये बात बोली, याद रखना मैंने क्या कहा, मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स को ये बात बोली कि अगर आपके पास कोई मशीनरी है तो आप उसे रिप्लेस करो, बदल लो अपनी मशीन। बदलने के फायदे बताए गए कि साहब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपके पास नई टेक्नोलॉजी की मशीन आएगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, और साथ साथ में सरकार ने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% का मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो हम आपको देंगे। लेकिन उसके साथ साथ में सुन लेना, उसके साथ साथ में हम आपको एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 20% का और दे देंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 20%। तो दैट मीन्स 15 तो मिल रहा है, 20 और मिल जाएगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका 35% हो जाएगा। तो जब इतने सारे फायदे दिखाई दें तो इंडस्ट्रीज वुड प्रेफर टू टेक लोन एंड रिप्लेस अ मशीनरी, एंड एक्चुअली दिस हैपेंड। फिर चिदम्बरम साहब का ये बनाया हुआ जो सेक्शन था ये बड़ा कामयाब रहा। इन्होंने उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी बनाई। अब वो गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको सारी लिखवाऊंगा अभी। गाइडलाइंस में जैसे इन्होंने ये कहा कि मशीनरी ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती हो। तो इसका मतलब मान लीजिए कि डायरेक्टर के कमरे में लगाने के लिए आपने एयर कंडीशन परचेज कर लिया। अब डायरेक्टर के कमरे का एयर कंडीशन कोई मैन्युफैक्चरिंग तो इंक्रीज करेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में तो काम आएगा नहीं, उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। इसी प्रकार से अब मान लीजिए आपने कोई शिप परचेज कर लिया, आपने हवाई जहाज परचेज कर लिया, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग में तो काम नहीं आएगा, तो इसके ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। मशीनरी आपकी 100% ब्रांड न्यू प्लांट मशीनरी होनी चाहिए। जो सेकेंड हैंड मशीन्स हैं उसके ऊपर हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। इस तरह की कुछ गाइडलाइंस है, मैं भी आपको लिखवाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, वी ऑल नो दिस थिंग कि प्रणब मुखर्जी बन गए हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर। चिदम्बरम साहब को इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से हटा के होम मिनिस्टर बना दिया, और चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर बन गए तो उनकी जगह पे प्रणब मुखर्जी साहब आ गए और बन गए हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। और उन्होंने एक और इसके अंदर बड़ा अच्छा काम कर दिया,
उन्होंने ये कहा कि साहब मान लीजिए अगर आप मशीनरी को 180 डेज से कम इस्तेमाल करते हैं तो आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, नॉर्मल का भी आधा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी आधा। तो प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का आधा है वो तो आपने इस साल ले लिया, बाकी बचे हुए आधे को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और अगले साल ले जाएंगे। अब अगले साल की इनकम में से या अगले साल के ब्लॉक में से आप उस आधे को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस वे ये सेक्शन बना और अच्छा सेक्शन बना जहां पे लोगों का फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ इकोनॉमी का। दो लोगों का रोल है इसके अंदर, चिदम्बरम साहब ने सेक्शन बनाया और उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब ने इस सेक्शन के अंदर एक बड़ा मेजर अमेंडमेंट किया, दैट इज अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ योर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। चलो आइए अब हम लोग ये सारी बातें यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, पीएम लिखा हुआ है। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीएम का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं यहां पे पूरा करके लिख दूं, कहीं आप अपसेट हो रहे हो। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मेरे साथ साथ में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, additional depreciation at the rate of 20% will be allowed on new plant and machinery. This 20% is in addition to normal 15%. Thus, total will be 35%. Point number 2, if machine, plant and machinery लिख देता हूं मैं, if plant and machinery is put to use for less than 180 days, then half depreciation and half additional depreciation, half depreciation and half additional depreciation will be allowed in current year, and half of additional depreciation will be allowed in next year, और ध्यान रखिएगा ये जो हाफ वाला मैंने पॉइंट लिखवाया वो मैंने आपको हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन लिखवाया। अब आप अगर ये पूछे मेरे से सर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या उसका आधा भी कैरी फॉरवर्ड होगा, तो आंसर इज नो, उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लिख लो यहां पे हाफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन will not be CF stands for carry forwarded, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 2 पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए। पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग। एडिशनल डेप्रिसिएशन will be allowed only on new plant and machinery and not on any other asset, Point number 4, additional depreciation is allowed only in first year,
and not thereafter. तो आपको एडिशन डेप्रिसिएशन सिर्फ पहले साल मिलेगा और उस पहले साल के बाद आपको एडिशन डेप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा. पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन is allowed only to SSC who has activity कह लो, business कह लो, of doing manufacturing या production of any kind of goods. मैं पॉइंट नंबर 6 आपको लिखवा रहा हूं. अभी समझ में नहीं आएगा, परेशान मत होना. शायद 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद टॉपिक करवाऊंगा, उसमें समझ आ जाएगा. तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अपसेट मत होना. पॉइंट नंबर 6 सिर्फ लिख लो, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा. पॉइंट नंबर 6, एडिशनल डेप्रिसिएशन will also be allowed if SSC is engaged in, अगर SSC काम कर रहा है, कौन सा? if SSC is engaged in transmission, ट्रांसमिशन नहीं आता, जनरेशन, is engaged in generation of power or generation and distribution of power. This will be allowed only when such SSC claims depreciation on WDV basis. अब ये WDV बेसिस की क्या कहानी है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं. ठीक, और मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हो ही गए हैं. पॉइंट नंबर 7 लिखिएगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन will not be allowed. Additional depreciation will not be allowed. Point A. On point A. Plant and machinery installed in office or at residential buildings. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक कंपनी का डायरेक्टर है और कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में एसी लगा दिया और कहे साहब एसी तो प्लांट मशीनरी है, हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दो, तो नहीं मिलेगा. इसी प्रकार से अगर कोई घर पे अगर आपने कोई मशीन लगा दी है और उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मांगे है तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा. सेकेंड, इज नॉट अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी which has been used earlier either in India or outside India. That is हम लोग यहाँ पे बात किसके कर रहे हैं? Plant and machine which has been used earlier either in India or outside India, that is second hand प्लांट एंड मशीनरी. तो जो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा. पॉइंट नंबर सी, ऑफिस मशीनरीज, ऑफिस अप्लायंसेस
पॉइंट नंबर डी व्हीकल्स, व्हीकल्स के ऊपर भी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर ई प्लांट एंड मशीनरी हुज कॉस्ट हैज बीन अलाउड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पे ये जो बात लिखी है ना आपने कि एक ऐसा प्लांट मशीनरी, एक ऐसा प्लांट मशीनरी जिसका, एक ऐसा प्लांट मशीनरी जिसका हम लोगों ने अलाउ कर दिया है, क्या बोले उसको, कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ कर दिया है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कंसेप्ट है, जब मैं मेन टॉपिक, मेन बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर पे आऊंगा, वहां जाके आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी। तो अभी पॉइंट नंबर ई को भी अगर आप स्किप कर देंगे तो आपका नुकसान मैं नहीं होने दूंगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। और एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे फ्रीक्वेंसी के साथ क्वेश्चन आते हैं। आओ जरा एक बार हम लोग यहां पे किताब खोल लेते हैं, और किताब के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 352 दिया हुआ है, 352। ये देखिएगा, ये टॉपिक आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का मिल गया पैराग्राफ 173 पे। और फिर अगर आप आगे आते हैं पेज नंबर 343 पे, तो पेज 343 पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 352। ये आपके सीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था नवंबर 2013 में, 4 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके पहले एक और क्वेश्चन आया था नवंबर 2011 में 4 नंबर का। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले याद है, तो मैंने आपको बताया था कि चिदम्बरम साहब ने 2008, 9, 10 ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर ये वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे। और क्योंकि ये सेक्शन उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, नया कंसेप्ट था, तो एग्जामिनर की एक टेंडेंसी होती है जब भी कोई नई चीज कानून में आए तो उसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इसी वजह से आपने देखा नवंबर 11 फिर नवंबर 13 में बड़ी फ्रीक्वेंसी से इन्होंने 2 बार एक ही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। लेट अस स्टार्ट। मिस्टर अभिमन्यु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। He always opts to claim depreciation on return on value for income tax purposes. वो हमेशा depreciation चार्ज करता है किस पे, WDV बेसिस पे, और for income tax purposes. From the following details, compute the depreciation which is allowed for the assessment year 21-22, that is previous year 2021, और नवंबर 13 में 4 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी गिवन है आपको 42 लाख रुपीस का। एक नई मशीनरी परचेज करी है अक्टूबर 2020 में 10 लाख रुपीस की। उसके बाद वो कहता है मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो 12 अप्रैल 2020। द मशीन हैज बीन यूज्ड इन कोलंबो अर्लियर एंड एसएससी वाज द फर्स्ट यूजर इन इंडिया। तो ये वाली जो लाइन है द मशीन हैज बीन यूज्ड इन कोलंबो, तो इसका मतलब जब आपने मशीन को इंडिया में इंपोर्ट किया तो वो न्यू मशीन नहीं था, वो सेकेंड हैंड मशीन था। इस सेकेंड हैंड मशीन के ऊपर आपको एडिशन डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देन न्यू मशीनरी विच हैज बीन इंस्टॉल्ड इन जनरेशन विंग ऑफ द यूनिट ऑन 15 जुलाई 2020 इज 2 लाख रुपए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज ये कर लीजिए, ये चीज एक काम कर लीजिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस बात को लेकर अपसेट होते हैं। पॉइंट नंबर 8 बना के लिख देना, मेक इट एज पॉइंट नंबर 8, एंड पॉइंट नंबर 8 बना के इसको लिख लीजिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर न्यू प्लांट मशीनरी होगा सिर्फ तभी एडिशन डेप्रिसिएशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन डू नॉट अज्यूम इट टू बी अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी।
जब तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना लिखा हो न्यू, आप न्यू नहीं मानेंगे। अगर न्यू वर्ड लिखा होगा तभी आप एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। अगर न्यू वर्ड नहीं लिखा हुआ तो आप अज्यूम नहीं करेंगे कि वो न्यू है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब आप आइए एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 352। ऊपर हेडिंग जरूर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। आपको ओपनिंग WDV गिवन है, मेरे ख्याल से 42 लाख रुपीस का है। आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा या बराबर, एंड पुट टू यूज लेस देन 180। अब जरा देखते हैं मोर देन 180 लेस देन 180। यहां पे दिया हुआ है न्यू मशीनरी परचेज ऑन 12 अक्टूबर फॉर 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए 1 लाख है 10 लाख है 10 लाख है, तो लेस देन 180 वाला ये आ गया। और मोर देन 180 वाला हमारे पास दो मशीनरीज हैं, एक 9 लाख का और एक 2 लाख का। तो टोटल हमारे पास आ रहा है यहां पे 11 लाख रुपए। सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यस, हम लोग यहां पे करेंगे लेस सेल। सेल का कोई डाटा है क्या? नहीं, सेल का कोई डाटा नहीं है। सेल का कोई डाटा नहीं है तो 0 हो गया। क्लोजिंग वैल्यू की बात करें, क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक के बारे में बात करें तो 42 प्लस 11 प्लस 10 52, 52 प्लस 1 53 प्लस 10 इज 63। सो दिस इज 63 लाख रुपीस। अब बड़े आराम से करना, 63 लाख रुपीस है। पहले आप इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 63 लाख रुपीस का आपके पास क्लोजिंग वैल्यू है, तो आप इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लीजिए। नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि 15% का है। 63 लाख रुपीस आपके पास क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। इस 63 लाख रुपीस के अंदर 10 लाख रुपीस ऐसा है जो कि पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है। तो मैं 63 लाख रुपीस में से 10 लाख रुपीस को अलग कर देता हूं, तो मेरे पास बच गया 53 लाख रुपीस। 53 लाख के ऊपर मैंने नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% का कैलकुलेट किया। कितना अमाउंट आएगा जी? 53 लाख का 15% विल कम गिव मी 795,000। इसके बाद जो हमारे पास 10 लाख रुपीस है, इसके ऊपर 15% का आधा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। 10 लाख रुपीस का 15% का आधा किया मैंने, दिस विल गिव मी 75,000 रुपीस। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल दिया, कोई चैलेंज नहीं है। अब आएगा हमारे पास एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक मशीन जो आपने कोलंबो से इंपोर्ट करी है वो सेकेंड हैंड मशीन है। उस सेकेंड हैंड मशीन के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 9 लाख रुपीस के ऊपर नहीं मिलने वाला। जो 2 लाख रुपीस की मशीन थी जो आपने परचेज किया था 15 जुलाई को, उसके ऊपर पूरा 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको। और साथ साथ में जो न्यू मशीनरी आपने 12 अक्टूबर को परचेज करी है 10 लाख रुपए की, इसका 35% का आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। बाकी का आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ध्यान देना, यहां पे अगर आपने 35% लिख दिया जैसे मैंने किया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 35% जो है वो इंक्लूसिव ऑफ योर नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप ऊपर कर चुके हैं, तो जब आप एडिशनल की बात करेंगे मेरे बेटा, तो यहां पे एडिशनल में आप 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 लाख रुपीस का 20% विल गिव मी 40,000 रुपीस, एंड 10 लाख रुपीस का
20% का भी आधा करूंगा तो इट विल गिव मी 1 लाख रुपीस। ऐसा करके अब आपके पास आएगा ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। अगले साल का ओपनिंग WDV निकाल लीजिए, 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 75,000 प्लस 7,95,000 माइनस 63 लाख रुपीस, तो हमारे पास आ जाता है 52,90,000 रुपीस और साथ साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस 1 लाख will be carry forwarded to next financial year। बाकी का पैसा आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1 लाख रुपए का। आई डोंट बिलीव दिस थिंग कि आपको यहाँ पे कोई चैलेंज आया होगा, कोई डाउट आया होगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है, आइए जरा एक बार उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो आपके सी के एग्जाम का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 353 है। एग्जामिनर कहता है दैट जे लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो यहाँ पे ये हमारी डाउट खत्म हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। एंड गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग WDV आपको गिवन है 5 लाख रुपए का। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड इट इज पुट टू यूज बिफोर October 20 इज 2 lakh rupees and sale proceeds of one of the old machinery which has become obsolete is 5,000 rupees. Further, out of the plant and machinery, a machinery of 20,000 rupees has been installed in office. तो जो नई मशीनरी आपने 2 लाख की परचेज करी है, उस 2 लाख की मशीनरी में से 20,000 रुपीज ऑफिस में इस्तेमाल हुई है। एंड अनदर मशीनरी वॉज प्रीवियसली यूज बाय द सेलर, तो सेलर ने इस मशीनरी को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया था और अब हमने इसे परचेज किया। तो जब हम इसे परचेज कर रहे हैं तो नाउ दिस इज नॉट अ ब्रांड न्यू मशीनरी, दिस इज नाउ अ सेकेंड हैंड मशीनरी। एंड बिकॉज दिस इज अ सेकेंड हैंड मशीनरी, इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कंप्यूट द नॉर्मल एज वेल एज द एडिशनल डेप्रिसिएशन। आइए जल्दी से हम लोग इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज माई इलस्ट्रेशन नंबर 353। This is illustration 353. Calculation of depreciation and additional depreciation. Calculation of depreciation and additional depreciation. Opening WDV. Opening WDV 5 लाख रुपए। Purchase and put to use। Purchase and put to use 2 लाख रुपए। Sold 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए आप लेस कर दीजिए, आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा। आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू 5 और 2 7 और 6,95,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मेरे बेटा फिर से ध्यान रखिएगा, जो आपने 5 लाख रुपए का ओपनिंग वैल्यू गिवन है, या 695 की अगर मैं पहले बात कर लेता हूं, तो 695 के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लीजिए। 695 का 15% का आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो 695 का 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज 104,250। और अब एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है। बी केयरफुल, टोटल परचेज 2 लाख का है, जिसमें से 20,000 रुपीज ऑफिस का है, 20,000 रुपीज सेकेंड हैंड है, तो हमारे पास बचगा 2 लाख माइनस 40,000 इज 160। तो ये जो 160 है, इसके ऊपर अब आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा 20% का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 160 कैसे आया? टोटल मशीनरी 2 लाख की है जो परचेज करा है, उसमें से 40,000 ऑफिस की मशीन है, 20,000 सॉरी, एंड बाकी का 20,000 रुपीज जो है वो सेकेंड हैंड मशीन है। तो जो ब्रांड न्यू प्लांट एंड मशीनरी है वो है 160। तो 160 के ऊपर आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का कैलकुलेट करना है, दैट विल गिव टू 32,000 रुपीज। सो ओपनिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें 32 प्लस 1,04,250 माइनस 695, सो दिस विल गिव मी 558,750. 558,750. ठीक है जी, तो ये आपके पास टॉपिक आ गया. अच्छा, अब ना इसके बाद जो मैं दो टॉपिक्स आपको